हाय फ्रेंड्स, भूषण जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। अभी तक हमने पुर्तगालियों को देखा, उसके बाद हमने डच, अंग्रेज, इनको कवर कर लिया है। अब हम देखेंगे जो कंपनी आती है फ्रेंच, जो काफ़ी मुख्य है यूरोप कंपनी में से। और जो आते हैं दो तीन कंपनी और होती है जो डेनमार्क और जो स्वीडिश कंपनी आती है, वो जो स्वीडिश आती है तो चीन में ही ज़्यादा व्यापार अपना करने लगते हैं। यहाँ से कि क्वेश्चन नहीं बनता है डेनिश से। जो डेनमार्क होते हैं, थोड़ा हम यहाँ पर देखते हैं। जो डेनमार्क थे वो आते हैं 1616 में भारत में, और आने के क्रम में जो अपना पहला वो फैक्ट्री डालते हैं भारत में, वो तंजौर में। और इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं एग्जाम में। पूछेगा कि कंपनी जो डेनमार्क आई थी वो कब आई थी, और अपनी जो फैक्ट्री पहली फैक्ट्री डालती है कहाँ डालती है, तो तंजौर में डालती है, जो आती है 1616 में। उसके बाद आते हैं स्वीडिश, जो सबसे लास्ट कंपनी आती है स्वीडिश, जो 1731 में आती है। हालांकि यह भारत में कम ही जगहों पर आती है, लेकिन अपना कंपनी स्थापित नहीं करती है। यह ज़्यादातर तो चीन में ही अपना व्यापार करने लगती है और वहीं से विख्यात हो जाती है, लेकिन यह भारत में कम ही हिस्सों में आती है और अपना व्यापार नहीं कर पाती है। उसके बाद जो एक मुख्य कंपनी थी जो फ्रेंच, जिसे हम फ्रांस कंपनी के नाम जानते हैं, जो यूरोपीय कंपनी से एक मुख्य कंपनी है। जो डच, अंग्रेज, पुर्तगाली और फ्रेंच, यही कंपनी जो थी मुख्य थी। बाकी जो आती हैं तो खत्म हो जाती हैं धीरे धीरे। जो फ्रेंच कंपनी का गठन होता है वह 1664 में, फ्रेंच में 1664 में इस कंपनी का गठन होता है। और जो इस वक्त जो फ्रांस में जो इसमें शासन कर रहे थे, जो इसमें वहाँ पर राजा का जो शासन चल रहा था, उनका नाम था लुई 14वां। लुई 14वां जो थे वह फ्रांस पे शासन कर रहे थे। शासन के दौरान उन्हें जब यह पता लगता है कि जो हमारी यूरोप जो है एक द्वीप है, यूरोप से जो कंपनियां हैं वह जा रही हैं कहाँ पर, भारत में जो पूर्वी इलाका में, और जाने के बाद वहाँ पर व्यापार कर रही हैं। जो सबसे पहले पुर्तगाल आया था, उसके बाद डच, फिर ब्रिटिश, यह सबको वह देखता है फ्रेंच। फिर सोचता है कि हमारी भी कंपनी जाए और जाने के बाद भारत पर अपना शासन करे, अपना जो व्यापार करे। जितनी भी कंपनी आई थी सबसे पहले हमने देखते हैं, वह कंपनी जो आती है एक तरह से उनका प्रस्ताव पारित होता है कि आप जाकर के भारत में इतने समय तक वहाँ पर अपना व्यापार करेंगे, उसके बाद हमें टैक्स देंगे। लेकिन जो एक कंपनी आती है जो फ्रेंच के नाम जानते हैं, फ्रांस जो कंपनी भेजता है, यह डायरेक्टरी बोलता है कि हमारा अधीन से वहाँ पर कंपनी डाली जाएगी, जो है एक सरकारी तौर से वह कंपनी आती है। बाकी ये जो कंपनी आती हैं अन्य, वो एक तरह से जो प्राइवेट कंपनी के तौर से जाने जानते हैं कि वह एक प्राइवेट संस्था से आती हैं और भारत में व्यापार करती हैं। व्यापार करने के बाद उनको जो है अपने यहाँ के शासक को टैक्स देते हैं। लेकिन जो एक कंपनी थी फ्रेंच जो थी, वह टैक्स ना दे करके पूर्ण रूप से ये जो फ्रांस से अपना कंपनी स्वयं डालती है, जो एक तरह से सरकारी कंपनी कह सकते हैं। उसके बाद जब यह कंपनी का गठन होता है तो 1664 में इस कंपनी का गठन होता है भारत आने के लिए। यह जब कंपनी चलती है 1667 में यह कंपनी रवाना होती है भारत के लिए और पहुंचती है भारत में 1668 में। 1668 में यह कंपनी भारत पहुंचती है, और जो इसके नेतृत्व कर रहे थे, जो इसके उसमें गवर्नर बनकर आए थे वहाँ से, उनका नाम था फ्रैंको कैरो। जो फ्रैंको कैरो थे वह एक अधिकारी के रूप में आते हैं 1664 में, इस कंपनी को अधीन से आते हैं भारत में और यहाँ पर अपना कंपनी डालते हैं। सबसे पहले वह कंपनी कहाँ पर डालते हैं, कंपनी जो सूरत में यह अपना कंपनी सबसे पहले जो फैक्ट्री बनाते हैं वह सूरत में अपनी कोठी फैक्ट्री जो वह बनाते हैं। इसके पहले जो हमने देखा था जो आए थे ब्रिटिश, वह भी आते हैं। तो सबसे पहले उनकी फैक्ट्री कहाँ पड़ती है, तो वह भी सूरत में पड़ती है। कब, 1608 में उनकी पहली फैक्ट्री सूरत में 1608 में, और इनकी जो फैक्ट्री पड़ती है 1668 में सूरत में। यह भी अपनी पहली फैक्ट्री जो है सूरत में ही डालते हैं। उसके बाद यह जाते हैं किधर, दक्षिण साइड में पहुंचते हैं। कहाँ पर, गोलकुंडा, याद रखेंगे
गोलकुंडा के क्षेत्र में, और गोलकुंडा के क्षेत्र में जाने के बाद वहाँ पर वो अपना दूसरा फैक्ट्री डालते हैं जो 1659 में वह अपनी दूसरी फैक्ट्री डालते हैं। कहाँ पर? मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम में यह अपनी दूसरी फैक्ट्री डालते हैं। और हमने ब्रिटिशर्स की भी देखा था, वो लोग भी जो अपनी दूसरी फैक्ट्री डालते हैं वह 1611 में वो अपनी जो दूसरी फैक्ट्री डालते हैं। और ये लोग भी गोलकुंडा के समीप जो है मछलीपट्टनम, वहाँ पर ये गोलकुंडा के शासक से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और बातचीत करने के बाद वहाँ के जो गोलकुंडा के शासक थे वह उन्हें आदेश दे देते हैं और वो लोग मछलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री डाल देते हैं। उसके बाद जो फ्रांस थे वो लोग करते क्या है कि 1673 में वेलिकोडापुरम एक जगह है, वेलिकोडापुरम, जो दक्षिण भारत में लगाता है। दक्षिण भारत में वह लोग मिलते हैं। वहाँ के जो शासक थे वो थे शेर खां लोदी से जो फ्रेंच है वो लोग मिलते हैं और उनसे मिलने के बाद अपील करते हैं कि हम जो है आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपने यहाँ पर हमें थोड़ा जगह दें, हम अपना फैक्ट्री डालेंगे और अपना जो है व्यापार करेंगे। तो जो ये थे शेर खां लोदी, उनसे मान जाते हैं और बोलते हैं ठीक है। उन्हें थोड़ा जो है अपने गांव का थोड़ा हिस्सा देते हैं, गांव का हिस्सा उन्हें देते हैं। किन्हें? फ्रेंच को देते हैं कि ठीक है आप वहाँ पर अपना जो है फैक्ट्री डाल सकते हैं। उसके बाद जो फ्रेंच थे वो करते क्या हैं कि उन्होंने अपनी फैक्ट्री डाली पौंडीचेरी, याद रखेंगे ये पौंडीचेरी काफ़ी महत्व है। एक कब? 1673 में पौंडीचेरी में अपनी एक फैक्ट्री डालते हैं जो स्वतंत्र भारत के बाद सन 1954 जो फ्रेंच थे 1954 में यह जगह जो छोड़ते हैं पौंडीचेरी का, स्वतंत्र भारत के बाद 1954 से यह भारत से जाते हैं। और जो हमने देखा था पुर्तगाली जो जाते हैं 1661 से, जो सूरत गोवा से वह जाते हैं 1661 में, लेकिन जब पौंडीचेरी जो फ्रेंच है वह जाते हैं 1664 से भारत से। उसके बाद जो इस समय गवर्नर थे जो पहले आए थे वो तो थे फ्रैंको, जो आए थे वहाँ से वो थे फ्रैंको कैरो थे। लेकिन इसमें जो बन जाते हैं वो बनते हैं फ्रैंको मार्टिन इसमें अध्यक्ष बन जाते हैं, अध्यक्ष या फिर उन्हें जो है एक गवर्नर भी कह सकते हैं। इसमें जो फ्रांस के बनते हैं गवर्नर वो है फ्रैंको मार्टिन आ जाते हैं। और फ्रैंको मार्टिन करते क्या है कि जो अपना एक फैक्ट्री डालते हैं पौंडीचेरी में डालने के बाद जो इस समय डच थे, डच जो थे वह डच सब देख रहे होते हैं कि जो आए हैं पुर्तगाल, यूरोप से आने के वो जो आए हैं फ्रेंच लोग पुर्तगाल से आने के बाद अपना कंपनी जो पहले डाले सूरत में, उसके बाद पहुंच गए मछलीपट्टनम के बाद पौंडीचेरी में। डच लोग क्या करते हैं कि सन 1693 में आक्रमण कर देते हैं किसके ऊपर? फ्रेंच पे। फ्रेंच जो है इसमें बुरी तरह से हार जाता है और हारने के बाद इनसे जो है एक संधि कर लेता है और उस संधि में फिर से इन्हें पौंडीचेरी जो है वह मिल जाता है। पौंडीचेरी जो इनका फ्रेंच का जो पौंडीचेरी जो एक जगह है वह काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि यहाँ से जो अपना वो व्यापार करते हैं यहीं से काफ़ी लाभ अर्जित करने लगते हैं। उसके बाद आते हैं
डुप्ले आते तो कई हैं, लेकिन जो महत्व थे जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे हम सिर्फ उन्हीं को देखेंगे। फिर जो आते हैं अगले जो महत्व काफ़ी पूछे जाते हैं उनसे भी एग्ज़ाम आता है। डुप्ले जो नया गवर्नर बनकर आता है, गवर्नर जो बनकर आता है फ्रेंच से, वह करता क्या है कि 1721 में मेरिसस को अपने अंडर में कर लेता है। 1721 में मेरिसस को जो है वहाँ पर अपना फैक्ट्री डालता है। वहाँ पर फैक्ट्री डालने के बाद वहाँ से वह कर की वसूली भी करने लगता है, और इसके दौरान मेरिसस जो है उसके अंडर में आ जाता है। उसके बाद करता क्या है कि 1724 में वह मालावारा जो है, मालावारा एक समुद्री तट के किनारे जो है माहे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया कि माहे जो है उसके अंडर में था, तो वो था फ्रेंच के बीच क्या था, तो माहे, मेरिसस, मालाबार जो समुद्री तट था। उसके बाद आगे चलकर 1739 में जो डुप्ले था वह कराइकल एक जगह है, वहाँ पर भी अपना फैक्ट्री डाल देता है। और अपना फैक्ट्री डालने के बाद काफ़ी विस्तार जो डुप्ले आता है, तो इस तरह से व्यापार करने लगता है कि जो आगे कंपनी आई थी, जो पुर्तगाल आए थे, हालांकि पुर्तगाल जो है उनका पतन हो जाता है। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे वह भी इनके आगे कम पड़ जाते हैं। ब्रिटिशर्स इसमें जो अपना चला रहे हैं, ब्रिटिश जो थे वह इस समय जो अपना कंपनी डाले थे वो थे मद्रास, बस्ती, उसके बाद मद्रास, बस्ती और बंगाल में भी काफ़ी उनका बोलबाला था, काफ़ी फैले हुए थे बंगाल में भी। उसके बाद जो डुप्ले था वह आता है, जब इस जगह पर फैलने लगता है तो धीरे धीरे जो उसका ये जगह था पौंडीचेरी से वह इतना व्यापार करने में इतना आगे बढ़ जाता है कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको एक जलस फील होने लगती है। कहा जाता है कि जो ब्रिटिशर्स थे, अगर ये लोग यहाँ के वर्कर अगर 2000 हुआ करते थे, वो यहाँ पर उस समय 4000 के बराबर थे। ये 4000 तो ये 2000 पर जो 1% के हिसाब से एक अनुमान लगाया गया कि जो फ्रेंच थे वह इतना आगे हो गए कि वो लोग 4000 व्यक्तियों के अपने वर्कर रखे जाते थे, तो ये लोग सिर्फ 2000 जो एक आंकड़े के हिसाब से। इस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे वह इनसे जलस फील करने लगते हैं। डुप्ले जो है वह काफ़ी दिमागदार व्यक्ति था, उसने यहाँ तक पहुँचा दिया अपने फ्रेंच को। उसके बाद होता क्या है कि धीरे धीरे जो है आक्रमण का जो कारण बनता है, जिससे हम कर्नाटक के युद्ध के नाम से जानते हैं। जो कर्नाटक युद्ध 3 युद्ध हुआ था, अब यहीं से कारण बन जाता है कर्नाटक युद्ध का। जो कर्नाटक युद्ध का कारण, कर्नाटक युद्ध का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि जो फ्रेंच कंपनी है वह बढ़ रही है, और जो ब्रिटिश थे वह आगे आने के बावजूद भी इनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं व्यापार के माने में। इस तरह से जो है वो लोग इनसे जलस फील करने लगते हैं। और धीरे धीरे होता क्या है कि वहाँ पर बात करें जो यूरोप था, जहाँ से एक कंपनियाँ आ रही थी, जो एक लोग आए थे जहाँ से, वहाँ पर यूरोप में एक जगह है जिससे हम जानते हैं ऑस्ट्रिया। वहाँ पर एक जगह है ऑस्ट्रिया में। उस समय जो है वहाँ के नए राजा को लेकर जो है एक उत्तराधिकारी को लेकर वहाँ पर जो है एक युद्ध छिड़ जाता है। जो युद्ध छिड़ता है वो छिड़ता है फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच में। फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच में वहाँ पर जो है यूरोप में एक युद्ध छिड़ जाता है। और इस युद्ध में जो है युद्ध वहाँ पर छिड़ता है। यह कब होता है? यह होता है सन 1640 में। 1640 में वहाँ पर
जो है ऑस्ट्रिया का युद्ध छिड़ता है, युद्ध जो वहाँ के उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध छिड़ता है, और वही युद्ध पहुँच जाता है कहाँ पर, कर्नाटक, भारत में। जब यहाँ के वर्कर थे, यानी कि एक तरह से ब्रिटिशर्स थे, एक तरह से फ्रेंच थे, ये लोग भी आपस में ही युद्ध का एक प्रस्ताव जो सामने आ जाता है इनको लेकर। एक तरह से जो इनका व्यापार जो है गिर रहा होता है। अंग्रेजों का एक उद्देश्य ये भी था, और एक जो था ये यूरोप में ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तराधिकारी को लेकर वहाँ पर चल रहा होता है, और वहीं से जो आता है यहाँ पर भी वही आ जाता है, क्योंकि एक जगह की जो कंपनियां हैं, फ्रेंच भी इसमें भारत में है और ब्रिटेन भी इसमें भारत में है, और दोनों का जो मुकाबला है वो लमसम बराबर ही है। और इस तरह से ये लोग भारत में भी युद्ध छिड़ता है। जो प्रथम युद्ध होता है वह होता है 1646 से लेकर 1646 से 1648 तक, 1646 से 1648 तक होता है, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध के नाम जानते हैं। इस युद्ध में जो है ब्रिटिशर्स हार जाते हैं और फ्रेंच जीत जाते हैं। तो आइए इस युद्ध को हम एक चैट के रूप में देखेंगे कि ये युद्ध होता कैसे है और इनके कारण क्या क्या रहे, इनमें जो संधि होती है और इनमें जो है किसकी विजय हुई, किसकी हार हुई, इस तरह की हम क्रमवाइज एक चैट के हिसाब से देखेंगे। तो आइए हम उनको देखते हैं। तो आइए हम इस कर्नाटक के युद्ध को जो एक चैट के हिसाब से देखेंगे कि यह जो 3 युद्ध होता है फ्रेंच और आंग्ल के बीच में, जो आंग्ल फ्रेंच युद्ध के नाम जानते हैं, जो कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। जो कर्नाटक युद्ध 3 युद्ध होता है। जो प्रथम युद्ध होता है 1776 से 48, सेकंड वाला 1749 से 54 तक, 1749 से 54 तक। उसके बाद जो लास्ट वाला होता है 1756 से 1763 तक। इस चैट को याद करने का सबसे अच्छा जो तरकीब होता है, जो इसको ऐसे हम याद करेंगे, पहले हम इसको क्रम में देखेंगे कि ये युद्ध जो होता है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, या किस किस वर्ष में होता है, इस वर्ष को देखेंगे, क्रम को। उसके बाद इसके हम कारण देखेंगे कि इसका कारण क्या था, या युद्ध होने का कारण क्या था। कारण के बाद हम इसकी संधि देखेंगे। जब युद्ध के समापन के बाद जो संधि होती है जो फ्रेंच और आंग्ल के बीच में, कि यह संधि क्यों हुई और इसका संधि क्या हुई, इसको भी देखेंगे। उसके बाद देखेंगे इसमें विशेष कि इसकी जो विशेषता क्या हुई, कि इसमें जो विशेष क्या था, होने का जो विशेष है इसमें क्या है, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके क्रम को कि यह कब युद्ध कब होता है। तो पहले देखते हैं क्रम में। जो प्रथम युद्ध होता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इसमें 3 युद्ध होते हैं। कर्नाटक युद्ध के नाम जानते हैं। कर्नाटक युद्ध में 3 युद्ध होता है। पहला युद्ध होता है 1776 से 1748। यह युद्ध 2 वर्ष होता है। 2 वर्ष के लिए यह युद्ध होता है 1746 से 1748 तक। उसके बाद जो सेकंड वाला होता है, जिसे द्वितीय युद्ध के नाम जानते हैं, यह युद्ध होता है 1749 से 1754 तक। यह युद्ध होता है 5 साल। फर्स्ट 2 साल, सेकंड 5 साल। और जो तृतीय युद्ध होता है, जो तीसरा युद्ध होता है, कर्नाटक युद्ध के नाम जानते हैं, कर्नाटक तृतीय युद्ध, यह होता है 1756 से 1763 तक। यह युद्ध 7 वर्ष, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम जानते हैं, यह युद्ध 7 वर्ष के लिए होता है। तो आपको यह क्रम याद हो चुका होगा। पहला क्या है 1776 से 48, सेकेंड 1749 से 54, थर्ड क्या है 1756 से 1763। उसके बाद हम अब कारण देखेंगे कि इस होने का कारण क्या था। तो कारण सबसे पहले है ऑस्ट्रिया उत्तराधिकारी का युद्ध। हम देखते हैं जब भारत में जो है फ्रेंच कंपनी काफ़ी विकसित कर रही थी, उसमें वो बढ़ रही थी, तो जो था ब्रिटेन थे, जो अंग्रेज थे, वह इनसे थोड़ा जलस फील करने लगते हैं, क्योंकि यह कंपनी हमसे बाद आने के बाद अच्छा खासा ग्रो कर रही है, तो उनको एक जलस फील होने लगती है। और उसी बीच होता क्या कि ऑस्ट्रिया एक जगह है यूरोप में, वहाँ पर जो है उत्तराधिकारी, वहाँ के जो राजा थे उनकी मृत्यु हो चुकी होती है, और वहाँ के जो उत्तराधिकारी कौन बैठेगा, कौन अगला उत्तराधिकारी होगा, इसको लेकर 2 देशों के बीच में संघर्ष होना चालू हो जाता है। पहला एक देश कौन है, अंग्रेज जो ब्रिटेन है, और दूसरा फ्रांस है। इस दोनों के बीच में जब वहाँ पर संघर्ष होने लगता है, कब 1740 में, 1740 में उनके बीच संघर्ष होना चालू हो जाता है। 1720 में उनके बीच संघर्ष होना चालू हो जाता है। उसके बाद यहाँ से आदेश आता है भारत में आदेश आता है फ्रेंच और आंग्ल से कि आप भी वहाँ पर जो भारत में जो निवासी है, इसमें जो आंग्ल है, फ्रेंच है,
फ्रेंच लोग बोले कि आप अंग्रेज को वहाँ से मार कर भगा दीजिए, क्योंकि वहाँ पर यूरोप में ये युद्ध चल रहा होता है। और जो अंग्रेज थे वह उनसे आदेश आता है कि आप फ्रेंच को वहाँ से हटा दीजिए, युद्ध करके मार करके हटा दीजिए। तो यह युद्ध जो शुरू हो जाता है 40 में होता है ऑस्ट्रिया जो यूरोप में, लेकिन ये युद्ध 46 में 1746 में भारत में भी चालू हो जाता है। तो इसके यह कारण था। और जो दूसरा युद्ध था, जो द्वितीय युद्ध था, इसका होने का कारण क्या था? तो इसका होने का कारण जो था, यह यूरोप से कोई कारण नहीं आया था कि जो पहला युद्ध होता है, यह यूरोप के युद्ध को होने के अधिकांश कारण यही माना जाता है कि इसी से जो है यह युद्ध होता है। और जो सेकंड वाला होता है, इसका जो कारण था यह था हैदराबाद और कर्नाटक। हैदराबाद कर्नाटक क्या है कि अगर इस जगह पर जो दो उसमें शासन चल रहे थे, दो एक तरह के नवाब थे, हैदराबाद और कर्नाटक के नवाब थे। हम एक मैप में दिखाते हैं आपको। ये हमारा दक्षिणी भारत है। दक्षिणी भारत में इस साइड हो गया हमारा कर्नाटक और इस साइड हो गया हैदराबाद। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि उत्तराधिकारी को लेकर आपस में युद्ध छेड़ देते हैं कि जो अगला उत्तराधिकारी होगा वह कौन होगा। इस तरह का युद्ध छिड़ता है हैदराबाद और कर्नाटक में। जो इंडियन में ऐसा होता है, भारतीय लोग करते हैं जो यहाँ के नवाब थे। लेकिन जो फ्रांस थे, जो अंग्रेज थे, अंग्रेज का एक गुट जो है वह हो जाता है हैदराबाद के साथ, और जो फ्रेंच है वह पहुँच जाते हैं कर्नाटक के पास। ये दोनों गुट एक दूसरे से मिल जाते हैं, एक मिलते हैं अंग्रेज से, एक मिलते हैं कर्नाटक से, एक मिलते हैं हैदराबाद से। इस तरह से अंग्रेज एक तरफ और फ्रेंच एक तरफ, और यहीं से जो है इन दोनों में विद्रोह चल रहा होता है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो युद्ध काफ़ी फैल जाता है। और फैलने के बाद जो है उत्तराधिकारी के लिए दोनों गुट का युद्ध का जो निर्माण यहीं से हो जाता है। जो द्वितीय युद्ध होता है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो 49 से लेकर 54 तक चलता है। उसके बाद फिर आता है सप्तवर्षीय युद्ध। ये सप्तवर्षीय युद्ध जो होता है, यह होता कहाँ पे है? तो ये होता है यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चालू होता है। यह युद्ध चालू होता है 1756 में। 1756 में यह युद्ध यूरोप में चालू हो जाता है। इस युद्ध में जब वहाँ पर चालू होता है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जो अपने लोग युद्ध करेंगे, तो यहाँ पर भी जो अपने लोग हैं वह भी युद्ध कर लेंगे। और जब युद्ध वहाँ पर चालू होता है तो यहाँ पर भी सप्तवर्षीय युद्ध चालू हो जाता है, जो 1756 से लेकर 1763 तक चलता है, जो 7 वर्ष चलता है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें संधि, जो संधि हुई, युद्ध हुआ, कब हुआ उसको देखें, और युद्ध हुआ उसके कारण क्या थे उसको देखें। अब हम देखेंगे संधि कि जो युद्ध के समापन के बाद जो संधि होती है, जो आपस में एक समझौता होता है, वह क्या क्या बात हुई। तो एक जगह है जो एला सापल की संधि, एक जगह है एला सापल, वहाँ पर संधि होती है जो 1748 में। युद्ध समापन के बाद तो संधि होना तय है। 1748 में इन दोनों के बीच में एक संधि होती है जिसे हम एला सापल की संधि के नाम से जानते हैं। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे कि एला सापल की जो संधि होती है वह प्रथम युद्ध में होती है, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध आंग्ल और फ्रेंच के बीच में होती है। उनकी जो समझौता होता है प्रथम बार, वह 1748 में एला सापल की संधि के नाम से जानते हैं। और जो द्वितीय युद्ध होता है हैदराबाद और कर्नाटक के बीच में, जो द्वितीय युद्ध होता है, इसे जानते हैं पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी में जो वहाँ पर फ्रेंच अपना पूरा साम्राज्य बनाए हुए होते हैं, वहाँ पर इनकी संधि होती है। और जो तृतीय युद्ध होती है, जो पेरिस एक राजधानी है, वहाँ पर जो इन दोनों के बीच, दोनों देशों के बीच जो एक फ्रेंच है एक अंग्रेज है, वहाँ पर जो ब्रिटेन और अंग्रेज के बीच में होती है, वो पेरिस की संधि के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इनकी विशेषता। अभी तक हमने इनके कारण देख लिए, संधि देख लिए, वर्ष देख लिए कि युद्ध जो होता है उत्तराधिकारी के लिए होता है प्रथम युद्ध। और जो यहाँ पर भी युद्ध हो जाता है भारत में, यह युद्ध होता है सेंट टोमे की जगह पर एक युद्ध होता है 1746 में। 1746 में यह युद्ध शुरू हो जाता है भारत में। और जो डुप्ले या फ्रेंच के तरफ से यहाँ पर भारत के गवर्नर थे, वह इस समय वह जो डुप्ले हैं वह देखते हैं कि हमारा जो है पल्ला यानी कमज़ोर पड़ रहा है, हम कमज़ोर पड़ रहे हैं एक तरह से। तो करते क्या है कि वह तुरंत जो फ्रेंच के गवर्नर से अपील करते हैं और बुलाते हैं किनको, ला
लवुडेन वहाँ से चलते हैं फ्रेंच से और आते हैं भारत, और आने के बाद यहाँ पर जो है वह अंग्रेज़ों से युद्ध कर लेते हैं, और इस युद्ध में जो है अंग्रेज बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं। और डुप्ले जो है उनका जो मद्रास है, मद्रास को जली मार्ग से स्थलीय मार्ग से दोनों तरफ से घेर लेते हैं। उनका जो मद्रास में एक कोठी फैक्ट्री चल रही होती है उसको पूरी तरह से वो लोग अपने कब्जे में कर लेते हैं। कब्जे में करने के बाद मद्रास में जो ब्रिटेन है वह हार जाते हैं, और हारने के बाद वह एक संधि करते हैं। उस संधि में उन्हें फिर से मद्रास वापस कर दिया जाता है। इस संधि में उन्हें 4 लाख पाउंड जो है उन्हें फ्रेंच को देना पड़ता है, और इस तरह से इन दोनों के बीच में प्रथम संधि होती है जिसे एला सापल की संधि के नाम से जानते हैं। उसके बाद फिर हम दोबारा देखते हैं दूसरा जो युद्ध होता है 1749 से 56 तक, जो यहाँ पर उत्तराधिकारी जो भारत के उत्तराधिकारी को लेकर होता है दो साम्राज्य के, उसमें जो होता है यह युद्ध होता है अंबुर का युद्ध। अंबुर का युद्ध चालू होता है कब? 1749 में यह युद्ध चालू होता है जिसे अंबुर का युद्ध के नाम जानते हैं। यह दो गुटों के बीच में होता है, फ्रेंच और अंग्रेज के बीच में, फ्रेंच और अंग्रेज गुट के बीच में होता है। और उसके बाद जो इसकी संधि होती है पांडिचेरी की संधि। इसमें जो है फ्रेंच और अंग्रेज दोनों किसी से कम नहीं थे, और हालांकि बताया जाता है कि फ्रेंच थोड़ा कमज़ोर पड़ गए थे। और इसमें जो संधि होती है पांडिचेरी की संधि के नाम जानते हैं, जो 1755 में होती है। 1754 में युद्ध समापन के बाद 1755 में यह संधि हो जाती है, और संधि के बाद यह युद्ध समाप्त हो जाता है। युद्ध के समाप्त के बाद जो पहला युद्ध था इसमें 1 साल का गैप था, और जो दूसरा युद्ध 54 में समाप्त होता है फिर 56 में चालू हो जाता है, इसमें 2 साल के बाद। अब 2 साल के बाद जो यूरोप में युद्ध चालू हो जाता है, यूरोप में युद्ध चालू होने के बाद फिर से यहाँ पर जो है युद्ध चालू हो जाता है भारत में भी। और भारत में जो युद्ध होता है उसे वाडीवास का युद्ध के नाम जानते हैं। वाडीवास का जो युद्ध होता है 1760 में यहाँ पर भारत में वह चालू हो जाता है, और जो यूरोप में चालू होता है वो 1756 में। 1756 में यूरोप में चालू होता है, भारत में जब चालू होता है 1760 में। और 1760 में जब युद्ध चालू होता है, इस युद्ध में जो थे अंग्रेज वह भारी पड़ जाते हैं फ्रेंच पर, और फ्रेंच जो है पराजित हो जाते हैं। यहीं से जो है फ्रेंच का बोरिया बिस्तरा बच जाता है भारत से, उन्हें जो है भारत छोड़ना पड़ जाता है। उसके बाद यहीं से जो है फ्रेंच का पतन हो जाता है। फ्रेंच के पतन के बाद देखते हैं हम जो अंग्रेज का नेतृत्व कर रहे होते हैं उस समय भारत में, वो थे आयरकूट। आयरकूट जो थे वह अंग्रेज का नेतृत्व कर रहे हैं, और जो फ्रेंच थे वो थे काउंट लाली। काउंट लाली जो है वह फ्रेंच के नेतृत्व कर रहे हैं। इस युद्ध में जो लास्ट वाला युद्ध होता है, थर्ड वाला युद्ध जो 1756 से 63 तक चलता है, और 1760 में फ्रेंच की जो है भारत से बुरी तरह से हार हो जाती है, और हारने के बाद यहाँ से उनका जो है भारत छोड़ना पड़ जाता है। उसके बाद यहाँ से समाप्ति हो जाती है कर्नाटक युद्ध की। तो कर्नाटक युद्ध में आप इस तरह से देखेंगे इनका क्रम क्या था, इनके कारण क्या थे, जो इनका युद्ध कब कब होता है इस क्रम को देखते हैं। जो प्रथम द्वितीय तृतीय युद्ध होता है, उसके बाद इनके कारण क्या थे, कारण के बाद इनकी विशेषता क्या थी कि युद्ध होने का कारण क्या थे। जो विशेष थे, एक तरह से एक कारण था, इस तरह से विशेष कारण है कि युद्ध क्यों होता है। उसके बाद ये हमारा संधि है कि इनके बीच में जब युद्ध समाप्ति होती है फिर एक संधि हो जाती है, और जो ये संधि होती है पेरिस की संधि जो होती है। जब यहाँ से देखते हैं कि फ्रेंच जो है वह हार जाता है, अंग्रेज जीत जाता है, तो फिर से 63 में जो वो लोग पेरिस जो है यूरोप, वहाँ की जो फ्रेंच की राजधानी है, वहाँ पर जो है संधि होती है। और इस संधि में यहाँ पर हारने के बाद वापस जाते हैं, वहाँ पर संधि करते हैं, और यहाँ से जो है अंग्रेज भारी पड़ जाते हैं, और आगे चल करके अंग्रेज जो है पूरे भारत भर अपना सत्ता जमा लेते हैं। इस समय जो है 60 में इस समय का जो दौर था आप देख चुके हैं। 1757 में वो लोग प्लासी का युद्ध में जीत चुके हैं। जीतने के बाद अब वो अंग्रेज को भी हरा दिए हैं। अब आगे वो लड़ेंगे बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद भारत में एक तरह का उनका न्यू डल जाता है। तो आशा करते हैं आपको जो एक कर्नाटक का युद्ध है, ये जो 3 युद्ध होता है, इस तीनों युद्ध को आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो इनसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है आप उनको जरूर तैयार करिएगा कि एग्जाम में जो पूछेगा आपसे, मान लीजिए पूछेगा कि जो है एक तरफ इनके वर्ष दे देगा 1756 से 1763 का युद्ध वह कब हुआ था, यानी कि किस में हुआ था, किस जो है शासन के बीच हुआ था, किस राजा के बीच, या किस जो कंपनी आई थी उसके बीच हुआ था। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि जो सप्तवर्षीय युद्ध होता है वह युद्ध स्टार्ट होता है यूरोप में। कई तरह से इससे क्वेश्चन बनेंगे, तो आप इसको रेफर करिएगा 2 से 3 बार। और आशा करते हैं आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा जो कर्नाटक के युद्ध पर है।
और जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो आएगा ब्रिटेन के जो गवर्नर थे, अब उन पे हमारा जो है फोकस बनेगा बंगाल के गवर्नर पर। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।